जी नमस्कार। स्वागत है आपका टीआरसी बेतिया के इस यूट्यूब चैनल में। और यहाँ पर हम लोग बिहार दरोगा के लिए सेट नंबर 28 का ग्रुप डिस्कशन करेंगे। और इसका पीडीएफ जो है पहले ही टीआरसी बेतिया के टेलीग्राम ग्रुप में दिया जा चुका है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर मैं बता दूं कि बांकीपुर पटना में सन 1912 में बिहार में पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और उसकी अध्यक्षता जो है रंगनाथ नरसिंह मधोलकर यानी कि आर.एन. मधोलकर के द्वारा की गई थी। क्लियर है यहाँ तक? और उस 1912 वाले बांकीपुर अधिवेशन में महासचिव जो थे वे सच्चिदानंद सिन्हा थे। यह वही सच्चिदानंद सिन्हा है जो आगे चलकर भारतीय संविधान सभा के प्रथम एवं अस्थायी अध्यक्ष भी बने थे। क्लियर है यहाँ तक? और ये जो 1912 वाला बांकीपुर पटना में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसमें स्वागत समिति के जो अध्यक्ष थे वे मजहरुल हक साहब थे। और आप जानते हैं कि सदाकत आश्रम की जो स्थापना मजहरुल हक साहब के द्वारा जो की गई थी खैरू मियाँ की जमीन पर पटना के दीघा में, वहीं से मजहरुल हक साहब ने जो है दी मदरलैंड जैसे समाचार पत्र भी निकाले थे। तो ये भी प्रश्न बिहार स्पेशल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर 1922 में 38वां अधिवेशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है गया में होता है, गया के तेनई गांव में। और वहां पर गया के तेनई गांव वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता देश बंधु चित्तरंजन दास के द्वारा की जाती है। और उनके सहयोगी में मोतीलाल नेहरू थे। और वहां उन्होंने विधानसभा में प्रवेश के मुद्दे पर एक प्रस्ताव पेश किया था गया के तेनई गांव में, लेकिन वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसको पारित नहीं किया। जब पारित नहीं किया तो ये लोग काफी क्षुब्ध हो गए कि भाई अध्यक्ष हम बने हैं और हम ही का बात नहीं रह रहा है, क्योंकि विधानसभाओं में ये लोग प्रवेश करके चाहते थे कि राजकाज के कार्यों को संभालें और भारतीयों के लिए कुछ सुविधा जो है उपलब्ध कराए। तो आगे चलकर इन्होंने क्या किया कि 1923 में जाकर इलाहाबाद में अखिल भारतीय स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। हालांकि स्वराज पार्टी अलग नहीं है, कांग्रेस के भीतर ही इन लोगों के द्वारा स्थापना की गई थी। किनके द्वारा? तो देश बंधु चित्तरंजन दास उसके अध्यक्ष बन गए स्वराज पार्टी के, और मोतीलाल नेहरू उसके सचिव बन गए। यहाँ तक तो क्लियर है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1912 वाला जो बांकीपुर पटना में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये कितने नंबर का था? तो कहीं पे 27 लिखता है, लेकिन इसका सही उत्तर 28वां होगा। और 38वां अधिवेशन जो है गया वाला होगा। और 40वां अधिवेशन रामगढ़ झारखंड वाला हो जाएगा, जहां अबुल कलाम जी ने अध्यक्षता संभाली थी। इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को हम लोग याद करेंगे तो तैयारियां जो है काफी अच्छी हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक यानी कि इंडियन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय था कहाँ? कोलकाता में। जब इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1971 में की गई थी, लेकिन आगे चलकर 2012 में इसको क्लोज कर दिया गया। तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होता है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका कहाँ है? कोलकाता में। और इसकी स्थापना 1971 में की गई थी इंडियन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक की, और 2012 में इसको क्लोज कर दिया गया। तीसरा प्रश्न है कि 1857 से लेकर 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न पर ध्यान देना है। ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं कह रहा है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो बी.डी. सावरकर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सन दिया हुआ है 1857 से लेकर 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स है। ध्यान रखिएगा लोग, 1857 से लेकर 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है उसके लेखक इस पुस्तक के कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में जानते हैं आप लोग कि जर्मन के रहने वाले थे। दास कैपिटल की रचना इन्हीं के द्वारा की गई थी, और इन्होंने ही कहा था कि मजदूरों एक हो। ठीक है, तो ऐसे हम लोग प्रश्नों को आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, पाइका नृत्य का संबंध किससे है? पाइका नृत्य का संबंध किससे है? तो
यहाँ ऑप्शन में तो उड़ीसा नहीं है, बिहार है, तो बिहार भी पहले क्या था, बिहार में ही पहले उड़ीसा था। आप लोग जानते हैं कि देश की पहले राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। 11 में घोषणा हुई कि कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली ले जाना है, लेकिन 1912 में दिल्ली राजधानी बनी। तो जब बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया, तो उस समय बिहार में ही क्या था, उड़ीसा था, और 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। फिर 2000 में झारखंड अलग हुआ। तो यहाँ प्रश्न था कि पाइका नृत्य जो है वह उसका संबंध पाइक विद्रोह से ही है। तो पाइक विद्रोह का नेतृत्व करता बख्शी जगबंधु थे, और ये उड़ीसा के थे। और भारत सरकार ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी 2-3 साल पहले। उसमें यह कहा गया कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को न मानकर पाइक विद्रोह को माना जाएगा। अभी तक वो किताब एनसीईआरटी में उसका आदेश जारी हुआ था कि छपेगा, लेकिन अभी छपा नहीं। तो पाइक विद्रोह और पाइक नृत्य का मूल रूप से उड़ीसा से ही संबंध है, लेकिन पहले उड़ीसा जो था बिहार में ही था, तो इसका उत्तर बिहार सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड यानी कि भारत का बंटवारा, इस पुस्तक के लेखक हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री और यही सिवान जिला के जीरादेई के देश के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं थे, देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के जो लेखक हैं वो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति और हमारे बिहार जिला के सिवान के जीरादेई गांव के रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इन्हीं के द्वारा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक की रचना की गई और उसको 6 पार्ट में उन्होंने लिखा। उसी में द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया उसके बारे में भी चर्चा किया। हालांकि द्विराष्ट्र सिद्धांत सबसे पहले उस पर एक प्रस्ताव पेश किए थे सर सैयद अहमद खान, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक भी माने जाते हैं और अलीगढ़ आंदोलन के जनक भी माने जाते हैं। क्लियर है। लेकिन द्विराष्ट्र का सिद्धांत का जनक प्रश्न पूछेगा तो ये मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के कारण देश का बंटवारा होगा। तो यहाँ प्रश्न पे हम आते हैं कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक की रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई और 26 जनवरी 1950 से लेकर 1962 तक लगातार 12 साल तक देश के ये राष्ट्रपति रहे थे। साथ ही संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट अध्यक्ष भी रहे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही सन 1962 में भारत रत्न दिया गया था। ये भी चीज याद रखना जरूरी। क्लियर है। प्रश्न 6 पे चलते हैं कि मिशन इंद्रधनुष का शुरुआत कहां से किया गया। मिशन इंद्रधनुष का शुरुआत कहां से किया गया। आप जानते हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो मिशन इंद्रधनुष का शुरुआत जो है वाडनगर गुजरात से किया गया और ये एक प्रकार का स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित ये योजना है जिसमें 7 बीमारियों के लिए टीका दिया जाएगा। यह सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और इसमें 2 साल से जो छोटे नवजात बच्चे हैं उनके साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके सुरक्षा के लिए इसमें कार्यक्रम दिया गया है। अब हम जानते हैं कि ये 7 बीमारियां आखिर है कौन कौन सी, जो मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत सन 2014 में वाडनगर गुजरात से इसको शुरू किया गया था। इसमें है 7 रोगों के रोकथाम के लिए ये इस मिशन को शुरू किया गया, जैसे तपेदिक, पोलियोमाइलाइटिस यानी कि पोलियो, हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया जो कि श्वास यानी कि श्वास से संबंधित गला की बीमारी है, और उसके अलावा पर्टूटिस यानी कि काली खांसी, टिटनस धनुष टंकार रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और खसरा यानी कि मम्स। तो इस प्रकार जो है मिशन इंद्रधनुष का शुरुआत 2014 में वाडनगर गुजरात से किया गया। 2 साल से कम उम्र के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसमें 7 प्रकार के टीके एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। क्लियर है। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ठीक उसी प्रकार इस इंद्रधनुषीय मिशन इंद्रधनुष जो स्वास्थ्य संबंधी योजना है इसमें भी 7 बीमारियों की रोकथाम। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एकदम तकिया कलाम है। विश्व जनसंख्या दिवस कहिए, पर्यावरण दिवस कहिए, पर्यटन दिवस कहिए, ये लगातार पूछा जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वह 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्लियर है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है 1987 से की गई थी। और जब 1987 में इसकी शुरुआत की गई थी विश्व जनसंख्या डे मनाने का, उस समय विश्व की जनसंख्या 5 अरब थी। अब अभी आप देखिए रहे हैं कैसे रेट बढ़ रहा है। क्लियर है। और पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 8,
किनका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? लेड पेंसिल का अर्थ समझ ही रहे हैं लोग, काला शीशा। तो ग्रेफाइट का उपयोग जो है वह लेड पेंसिल में बनाया जाता है, लेड पेंसिल में। और ग्रेफाइट और हीरा जो है ये दोनों कार्बन के अपरूप हैं। क्लियर है? अच्छा, एक और प्रश्न आता है कि ग्रेफाइट विद्युत एवं ताप का सुचालक होता है, जबकि हीरा जो है कुचालक होता है। अब यहाँ से एक और प्रश्न आता है कि ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो 2.25 होता है, 2.25 ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व होता है। और 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रेफाइट जो है जलकर पुनः कार्बन बन जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग लुब्रिकेंट्स के रूप में भी करते हैं, स्नेहक के रूप में। ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग एटॉमिक पाइल में भी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 9। आपको बताना है कि हॉल जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये महारत्न कंपनी है कि नवरत्न कंपनी है? तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये आपको नवरत्न कंपनी है। नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या वर्तमान में 13 है, यानी कि 13 है। और महारत्न कंपनियों की कुल संख्या जो है वह 11 है। और 11 में कौन कौन सी महारत्न कंपनियां हैं? भेल है, यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। क्लियर है यहाँ तक? और उस बीपीसीएल है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। ठीक है, जब 51-52 में प्रथम आम चुनाव हुआ तो बीपीसीएल की स्थापना 1952 में, और भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना 1964 में की गई थी। सेल की स्थापना कब की गई थी? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। क्लियर है? अब आता है सीआईएल, यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1975 में, जब ग्रामीण बैंकों से संबंधित कार्य शुरू किए गए थे। गेल यानी कि गेल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1984 में, जब सिख दंगा हुआ था। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल की स्थापना की गई थी 1974 में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1959 में की गई थी। एनटीपीसीएल यानी कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना भी 1975 में की गई थी। इस प्रकार हमने अभी तक पढ़ा कि एचपीसीएल 74, सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी वाला जो है उसकी स्थापना 1975 जब आर्यभट्ट उपग्रह छोड़ा गया था। पीजीसीआईएल यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1984 में, और गेल का भी 1984 में, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का 1954 में, और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का पीएफसी का 1986 में। क्लियर है? इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कोई बोलने के क्रम में अगर गलतियां हो जाए तो उसको क्षमा कीजिएगा लोग, आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं, बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, सुधार लीजिएगा लोग। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे, कि भारत का कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक लोहा का उत्पादन करता है? मैं आपको बता दूं कि भारत का उड़ीसा जो राज्य है वह सर्वाधिक लोहा का उत्पादन करता है। अगर देखा जाए तो लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान जो है चौथा है, 4 नंबर पर है। और भारत द्वारा जो लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है उसमें सबसे ज्यादा जापान को निर्यात किया जाता है। जापान को ही उगते सूर्य का देश कहते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। चाइना की मुद्रा युआन है। और भारत द्वारा जो लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है वो सबसे ज्यादा निर्यात जापान को किया जाता है, और जापान के बाद चाइना को किया जाता है। तो इस प्रकार भारत का उड़ीसा जो राज्य है वह लौह अयस्क के उत्पादन में अग्रणी है, यानी कि 1 नंबर पे है। प्रश्न संख्या 11, संसद द्वारा पारित किया हुआ विधेयक तभी कानून बनता है जब उसे किसके पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है? संसद मान लीजिए कोई कानून को पास कर दिया, कोई विधेयक को पास कर दिया, कानून कब बनेगा? जब राष्ट्रपति साहब उस पर साइन कर देंगे। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत ही वह कानून बनता है। हालांकि बहुत ऐसे मामले होते हैं जब राष्ट्रपति अनुच्छेद अपने शक्ति का प्रयोग करके वैसे विधेयकों को रोक लेते हैं। जैसे
उनका अधिकार है, वीटो का पावर जिसे बोलते हैं, कि स्वीकृति दे भी सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज भी सकते हैं और पॉकेट वीटो का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में नहीं कर सकते हैं। धन विधेयक के मामले में उनको करना ही पड़ेगा। और अनुच्छेद 79 के अंतर्गत जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है ये तीनों संसद के अंग है। यहां तक क्लियर है। अब एक प्रश्न और आता है यहां से कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है और उसके इस निर्णय को लेकर कहीं भी कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता है। न्यायालय में भी आप नहीं जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 12, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात वाला। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात वाला जो है वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और एशियाई सिंहों का एकमात्र स्थान गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में ही है। ठीक है, 1969 में गिर राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया, क्योंकि विश्व में लायन यानी कि शेरों की संख्या में काफी कमी हो रही थी। और शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है, एशियाई शेर का पैंथरा लियो पर्सिका। ठीक है, और भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन है, जिम कार्बेट वाला हैली नेशनल पार्क उत्तराखंड, जहां से रामगंगा नदी निकलती है, वह टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, केरला में है जी, केरला के पलक्कड़ जिला में है। 1980 में उसकी स्थापना की गई थी। और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की स्थापना 1978 में की गई थी, जो आपको गंडक नदी के किनारे पश्चिम चंपारण जिला में है। और यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है, बीटीआर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। उसके अलावा स्लॉथ, बियर, चीता और अजगर के लिए भी प्रसिद्ध है। क्लियर है। अजगर के जैसा एक सांप यहाँ पर वाल्मीकि नगर में पाया जाता है, जिसका नाम है चितांग, यानी कि उसी के जैसा उस पर जो है छींटा रहता है। प्रश्न संख्या 13, साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो है एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि वे वायुमंडल से कौन सी गैस का स्थिरीकरण करते हैं। तो वही नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण करेंगे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का मतलब होता है बीजीए, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, अर्थात नीला हरा शैवाल। और ये एक प्रकार का एक कोषीय जीवाणु है जो सूर्य प्रकाश के संश्लेषण से अपने लिए ऊर्जा का उत्पादन करता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगीकरण को स्थिरीकरण करके पौधे को नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। क्लियर है। और इस प्रकार ये पाए कहाँ जाते हैं, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, धान के खेतों में जो हरे हरे देखिएगा, जब धूप पड़ेगा तो सूख जाएगा, पपड़ी की तरह इसे गोटी आ जाएगा, तो क्या है, वही बीजीए है। नीला हरा शैवाल कहिए, साइनोबैक्टीरिया कहिए। ठीक है, और ये एक प्रकार का रासायनिक उर्वरक का सबसे सस्ता उदाहरण है। ठीक है, जहां नाइट्रोजन होगा वहां क्या होगी, प्रोटीन होगी। क्लियर है। यहाँ तक कि जो हम लोग चिप्स खाते हैं, कुरकुरा, भोजपुरी में कुरकुरा पर बड़ी मस्त मस्त गाना है, आप लोग सर्च करके सुन सकते हैं। तो कुरकुरा वाला जो पैक होता है प्लास्टिक में, उसके अंदर देखिएगा एयर टाइट रहता है, तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसमें भी नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस जैसे खोलते हैं सो इधर निकलता है, तो क्या है उसके अंदर, कुरकुरा के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस है। क्लियर है। और वो कोको कोला वगैरह ये सब हम पीते हैं, उसमें क्या है, CO2 है, कार्बोनेटेड वाटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि राखी गढ़ी जो सिंधु घाटी स्थल था वो भारत के किस राज्य में है, तो राखी गढ़ी हरियाणा में है। ठीक है, बालाकोट जो है वो दक्षिणी बलूचिस्तान में है, कोट दीजी सिंध में है, सरायखेला सिंध जी में। नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि भारत की पहली जो है बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन सी है। बॉडी बिल्डिंग विश्व सुंदरी का यह खिताब जीती थी, उनका नाम है भूमिका शर्मा। और ये भूमिका शर्मा जो है ये देहरादून से रिलेटेड है। ठीक है, हालांकि मैं बता दूं कि भारोत्तोलन में रजत पदक यानी कि वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मीराबाई चानू है। ठीक है, मिताली राज तो भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है भारतीयों को मौलिक अधिकार मिला है, तो मौलिक अधिकार अब किस भाग में है, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। इसको संविधान के अंतर्गत मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है
अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहाँ तक ठीक है, अर्थात कानून के समक्ष आपको समानता रहेगा, धर्म की स्वतंत्रता रहेगी, भाषण देने की स्वतंत्रता रहेगी। उसी के अंतर्गत ना 19 के अंतर्गत बोलने की स्वतंत्रता है या समाचार पत्रों की। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक वानिकी का अर्थ क्या होता है? वही वृक्ष को लगाना, खाली जमीन पर जो है वृक्षों को लगाने के लिए सामाजिक वानिकी कार्यक्रम जो है भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1982 में। और वो प्रश्नों को ऐसे ही पूछ रहा है कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत 1982 में की गई थी और भारत में प्रथम वन कानून जो है फॉरेस्ट रूल ये लाया गया था 1927 में। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा बताना है समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? तो समानता का जो अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है और इसी में 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है और 21 के क में क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को जो है उसके गार्जियन के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जो है प्रदान करनी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 है और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 है और वहीं संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है और इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? 5 प्रकार के रिट जारी करता है, जैसे हैबियस कॉर्पस, मेमेंडस, सेरिटोरियो और उसी को बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कि ये जो है सो भारतीय संविधान की आत्मा है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं कि मानव शरीर में पित्त जो होता है, पित्त रस यानी कि बाइल डक्ट, इसका क्या कार्य है? तो यहाँ ऑप्शन इतना हार्ड सेट किया हुआ है कि क्या कहा जाए कि पित्त रस का जो कार्य है वो क्या है? भोजन को पचाना। तो जब पचाने के लिए क्या करेगा? अवशोषण करेगा। जब अवशोषण करेगा तो अच्छा चीज खींच लेगा और जो खराब चीज बचेगा उसको क्या करेगा? शरीर से बाहर निकालने के लिए भी काम करेगा, अर्थात उत्सर्जन करेगा। क्लियर है? यानी कि पाचन के लिए अवशोषण करेगा, उत्सर्जन करेगा और आवश्यक हार्मोनों के लिए उपापचय का कार्य करेगा। पित्त के बारे में, बाइल डक्ट के बारे में बता दूं कि इसका निर्माण यकृत के द्वारा किया जाता है और विष देकर मारे गए व्यक्ति के जांच के लिए यकृत से ही पता चलता है कि इसको विष दिया गया था। क्लियर है? और यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, साथ ही उसमें पुनरुत्पादन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। यकृत में वो काट दीजिएगा तब वो अपने शेप में आ जाएगा, अपना ठीक कर लेगा खुद को, लेकिन मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती है उसमें कोई पुनरुत्पादन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है? और पित्त जो होता है एक नाशपाती आकार का है, यह हल्का नीले बैगनी रंग का होता है और इसका पीएच मान बाइल डक्ट का 7.7 होता है। ठीक है? तो इस प्रकार हमने पढ़ा और पित्त क्या करता है? ये एंजाइमों की क्रिया को तेज कर देगा, अर्थात कैटालिस्ट का कार्य करता है और कैटालिस्ट की खोज बर्जीलियस द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 19, आपको बताना है कि खारदुला दर्रा जो है भारत के किस राज्य में है? तो खारदुला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में है और नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? दोदा बेटा, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। जबकि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चोटी कौन होगी? अनाईमुदी, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियां पर स्थित है और नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही एक भारत की आदिम जनजाति रहती है जिसका नाम है टोडा। और वो क्या करती है? टोडा भैंस पालने का काम करती है और दूध भी उससे निकलेगा। जब भैंस रहेगा तो दूध निकालने का कार्य करेगी। और टोडा जनजातियों में ही बहुपतित्व अर्थात एक महिला के कई पति होंगे इसकी प्रथा पाई जाती है। उसके अलावा गोरीचंद शिखर जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है? नेफानगर। नेक्स्ट प्रश्न, एक परितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? एक इकोसिस्टम में अपघटक कौन होंगे? तो वही कवक एवं जीवाणु होंगे, डिकम्पोजर, और इनको प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। अर्थात जो भी मृत पौधे या जानवर होंगे उनको ये खा खा के आवश्यक पदार्थों में बदल देंगे, अर्थात प्रकृति में प्रदूषण। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, लोकटक झील जो तैरते हुए आइलैंड के लिए प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में? लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में। और वहीं पर क्या है? लोकटक झील में किबुल लामजाओ है जो एक प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान है। और ये क्या है? घास एवं मिट्टी का तैरता हुआ झील में
एक प्रकार का टीला है। क्लियर है? अच्छा, इसी में एक और प्रश्न आता है कि सांभर झील कहाँ है? तो सांभर झील राजस्थान में है और ये समुद्र तल से 12,000 जो है 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है? और इस झील में नमक का पूरा नमक ही है सांभर झील राजस्थान में। क्लियर है? अच्छा, लोनार झील कहाँ है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में है और यह खारे पानी की झील है और उनका पिंडों के टकराने से बना है और महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है और इसकी गहराई लगभग 500 फीट 500 मीटर। ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र हर्षचरित किसने लिखी थी? भारतीय सम्राट हर्षवर्धन जो है उनकी जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? तो वान भट्ट ने लिखी थी। वान भट्ट हर्षवर्धन का राजकवि था और वान भट्ट की पुस्तक हर्षचरित एवं कादम्बरी है। कादम्बरी भी उसी ने वान भट्ट ने ही लिखी थी। हर्षचरित्र में राजा हर्षवर्धन के शौर्य गाथाओं और उसकी जीवनी का वर्णन है। क्लियर है? और मैं बता दूं कि हर्षचरित्र जो ये लिखे हर्षवर्धन का, तो हर्षवर्धन ने दक्षिण विजय भी करना चाहा, लेकिन नर्मदा नदी के तट पर उसको वातापी का राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया। ठीक है? और उसको नर्मदा के दक्षिण जाने से रोका। तो उसने जो पुलकेशिन द्वितीय जो वातापी का राजा था, उसने भी एक लेख लिखवाया, एहोल अभिलेख, और उसका रचनाकार पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि रवि कीर्ति था। और पल्लव वंशी राजा नरसिंह वर्मन ने क्या किया कि पुलकेशिन द्वितीय को हराकर उसके पीठ पर लिखवा दिया वातापी कुंड, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय मैं वातापी कुंड का विजेता हूं, इस कारण वो पुलकेशिन द्वितीय ने आत्महत्या कर ली। तो राजा रवि कीर्ति जो है वो पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि था। वान भट्ट जो है हर्षवर्धन का राजकवि था और हरिसेन जो है जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, वह गुप्त वंशीय राजा चंद्रगुप्त का दरबारी कवि था। यहां से इन चीजों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा, रघुवंशम, मलविका मित्रम, मेघदूतम, अग्निमित्रम जैसे ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई? कालिदास के द्वारा की गई। और कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहिए या चंद्रगुप्त द्वितीय कहिए, गुप्तवंशी राजा के दरबार में थे। क्लियर है? अच्छा, मालती माधव के रचनाकार कौन है? तो मालती माधव के रचनाकार भवभूति है और साथ ही अर्थशास्त्र जो एक राजनीति से संबंधित पुस्तक है और 15 अधिकरणों में 180 प्रकरणों में विभाजित है, इसके रचनाकार विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिला प्रशासन का आशय क्या है? तो जिला क्षेत्रों से में कानून व्यवस्था को बनाए रखना और साथ ही वहां जिला क्षेत्रों में जो है विकास करना और राजस्व को वसूलना। जिला के सभी क्षेत्रों में विकास करना होता है और लगान को वसूलना होता है और उसके प्रशासन को बनाए रखना होता है। नेक्स्ट प्रश्न, 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? तो विधवा पुनर्विवाह के लिए। और 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया। और ये बंगाल के रहने वाले थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहिए या ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय कहिए, और 1820 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है? और अक्षय कुमार दत्ता के सहयोग से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हिंदू समाज में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को 1856 में लॉर्ड कैनिंग के सहयोग से पारित करवाया था। जबकि सती प्रथा को राजा राम मोहन राय ने 1829 में धारा 17 का प्रयोग करके सती प्रथा पर बैन लगवाया था। क्लियर है? लॉर्ड विलियम बेटिक था उस समय। ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेटिक। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न कि लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन में बहुविध बंध होता है। आप जानते हैं कि कार्बन जो है सभी में पाया जाता है, अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन एक प्रमुख तत्व है और इसका रासायनिक संकेत C होता है, परमाणु संख्या 6 होता है और साथ ही परमाणु भार 12 होता है। इसलिए ना लिखते हैं C612। यहाँ तक क्लियर है? और इसमें बहुविध बंध होता है और इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है हीरा, ग्रेफाइट, काजल और कोयला। क्या हो जाएंगे? इसके एक प्रकार के अवरूप मानिए। और मनुष्य के शरीर में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 18.5% होती है। 18.5% जो है
मनुष्य के शरीर में कार्बन की मात्रा होती है। जहां देखिए सब कार्बन है, जल जाइएगा, हम लोग जल जाएंगे तो कार्बन ही हो जाएंगे। माटी के बनल ई देहिया माटी में ही मिल जाए, पवन सिंह का गाना है, पावर स्टार का, सुनिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि केचुआ जो होता है, केचुआ, तो केचुआ एक प्रकार का क्या है, अपरदनकारी जंतु है। ठीक है, वो मिट्टी को क्या करता है, नीचे से ऊपर पोला करते रहता है, अर्थात किसानों का मित्र भी कहा जाता है केचुआ को। और वर्मी कंपोस्ट वाला जो खाद होता है वो क्या है, एक प्रकार का केचुआ वाला ही खाद है, एक प्रकार का ऑर्गेनिक खाद है। क्लियर है। उसके अलावा जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या है कि जन्म दर ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्नों पे हम लोग चलें। प्रश्न संख्या 36, धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो हो जाएगा उत्पन्न हो जाएगा। और जिस चुंबकीय क्षेत्र की खोज किसने की थी, ऑस्ट्रेट ने की थी। ठीक है, और इसका उपयोग विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर में भी किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की खोज ऑस्ट्रेट ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्य अवस्था है, ध्यान से सुनिएगा कि यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्य अवस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, यानी कि जितना निवेश कर रहे हैं और बचत की योजनाएं भी बराबर है, तो सरकार का व्यय क्या होगा, सरकार के आय के बराबर होगा, अर्थात जितना कमाएंगे उतना लगा देंगे, वही ना साम्य स्थिति कहलाएगी, अर्थात संतुलन की स्थिति। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजीन का श्रवण कहां से होता है। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजीन का श्रवण कहां से होता है, तो परिपक्व अंड से हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि निषेचन मानव में कहां होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा। ठीक है, और भ्रूणीय विकास वही होगा गर्भाशय में। और मानव एक प्रकार का एक लिंगी प्राणी है और हमेशा परिपक्व बच्चे को जन्म देता है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न कि सूचना का अधिकार जो है भारत में कब लागू हुआ, तो 2005 से ये जो है सो लागू हुआ। भारत में सूचना का अधिकार, और प्रत्येक नागरिक अपना आवेदन देने के भीतर 30 दिन के अंदर सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता था। पहले ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, लेकिन जब से 2019 में जम्मू कश्मीर विधेयक जो लाया गया यूनियन टेरिटरी वाला, तब से उसमें भी ये चीजें लागू हो गई हैं। और सूचना का अधिकार बहुत अच्छा चीज है, लेकिन बहुत लोग इसके दुरुपयोग भी कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन कौन से हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन कौन से हैं। एक में तो होता है वंश का नाम और दूसरे में होता है जाति का विशेषण, और ये दिया था लिनियस ने। उनका नाम था कार्लोस लिनियस, और लिनियस ने मानव के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस रखा था। और इसके अनुसार एक जीनस का नाम और दूसरा स्पीसीज का घटक है। ठीक है, तो जीवों की द्विनाम पद्धति का नामकरण पद्धति किसने दिया, इन्होंने ही दिया। और 5 जगत में किसने बांटा, तो व्हिटकर ने, जिसमें मोनेरा वगैरह आ जाता है, बायोलॉजी आप लोग पढ़े ही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत जो अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है उसका क्या नाम है। आदित्य 11 है, और ये प्रभा मंडल के आसपास जाएगा। 2019 में ही भेजने वाला था, लेकिन किसी अन्य कारणों से कोरोना वगैरह आ गया, तो 2022 में भेजने का प्लान था, लेकिन अभी पता नहीं क्लियर हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेशी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है, तो टेंडन कहलाती है। और हड्डी को जो जोड़ेगा वो लिगामेंट कहलाएगा। हड्डी लिगामेंट, और पेशी मांसपेशी, और हड्डी टेंडन यानी कि कंडरा। ठीक है, यहाँ कुछ चीजों को और देख लें। पेशी जो है एक प्रकार का रेशेदार संयोजी ऊतक है, जबकि ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। और मानव में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो 206 हड्डियां पाई जाती है, और 500 से अधिक मांसपेशियां पाई जाती है। ठीक है, और पेशी और अस्थि बंधन दोनों कोलेजन के बने होते हैं। बिल्कुल क्लियर है। और कोलेजन के कारण क्या होता है, मानव की हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं है,
तो स्लाइम मोल्ड में जो है, स्लाइम मोल्ड में केंद्रक झिल्ली नहीं है। और व्हिटकर ने प्राणी जगत को 5 भागों में बांटा था, मोनेरा, प्रोस्टिटा, पादप, कवक और एनिमेलिया। और प्रोकैरियोट कोशिका में कोई भी स्पष्ट केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, यूकैरियोट कोशिका में ही केंद्रक झिल्लियां पाई जाती हैं। अच्छा, आपको बताना है कि गरीबी उन्मूलन का नारा अर्थात गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? तो 1972 में दिया गया, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। ठीक है। बीपीएल के लिए अन्नपूर्णा योजना कब चलाया गया? तो 2002 में चलाया गया। और शहरी क्षेत्रों में कितने कैलोरी से अगर कम भोजन लेंगे तो आप गरीब हैं? तो 2100 कैलोरी से कम भोजन लेंगे तो आप गरीब हैं। और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 2400 कैलोरी से कम भोजन लेंगे तो आप गरीब कहलाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो फ्रांस ने किया था, वही नेपोलियन बोनापार्ट, और उसने ही वहां पर एकीकरण भी कर डाला, अर्थात लोगों में देश प्रेम की भावना जगा डाली। ठीक है। और नेपोलियन प्रथम ने जर्मन राज्यों का संघ स्थापित कर राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया और जर्मनी के निवासी स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में देखने लगे। ठीक है। और जर्मनी ने जो है 1943 में स्टालिनग्राड में सोवियत संघ के सामने अपने घुटने टेके थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के दोनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल कितने सदस्यों का अंश आवश्यक है? तो कोरम जब भी होगा तो क्या होगा? 1/10 होगा, चाहे लोकसभा और राज्यसभा दोनों साथ में आए या चाहे अलग है, 1/10 होगा। ठीक है, 1/10 होगा। अच्छा, कोरम का मतलब क्या होता है कि जब तक उतना लोग उपस्थित नहीं होंगे 1/10 तब तक कोई बैठक शुरू नहीं की जाएगी, यानी कि वो कोई मान्य नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है H1N1 जो है किसके के द्वारा होता है? तो ये एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है और इसको स्वाइन इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। क्लियर है? और बर्ड फ्लू किसे कहा जाएगा? H5N1 को कहा जाएगा, बर्ड फ्लू, और एक प्रकार का संक्रामित रोग है। और 2009 में कोरोना भी आया था, तो ये भी एक प्रकार का वायरस जनित रोग ही है। अच्छा, चक्रम क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? स्पार्क स्पिन क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? तो 2 संभव हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा, किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है? तो फ्लोरीन का। फ्लोरीन जो है ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 होती है और इसकी परमाणु संख्या के साथ साथ हैलोजन वर्ग का यह पहला सदस्य भी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, छऊ जो है पुरुलिया छऊ, पुरुलिया जिला बिहार से काटकर ही पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था, मयूरभंज छऊ। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो भाग 4 है और 36 से 51 तक इसका उल्लेख है और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसका उद्देश्य है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र है, 2 में नागरिकता है, 3 में मौलिक अधिकार है या मूल अधिकार कहिए, 4 में नीति निर्देशक तत्व है और 4 के क में मौलिक कर्तव्य है, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है? तो 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं का उल्लेख करता है और वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं, जबकि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा मणि कोने को जोड़ा गया, मणिपुर, नेपाली और कोंकणी को। ये सब ठीक है, मणि कोने 71वें संविधान संशोधन 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा मणि कोने, मणिपुर, कोंकणी और नेपाली। और 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो मेंस को जोड़ा गया, बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली को जोड़ा गया। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो 12 साल तक रहे थे। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो देवका रानी रोरिक थी और इन्हीं को जो है वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार महिला वाला पहले दिया गया था।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। 1943 से लेकर 1948 तक रहे थे, अर्थात स्वतंत्र भारत के भी पहले गवर्नर सीडी देशमुख थे। नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, रुपये का जो साइन बनाए थे, सिंबल ऐसे करके रुपये का साइन, तो ये किसने दिया था? तो डी उदय कुमार ने दिया था, जो आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट थे और गुवाहाटी विश्वविद्यालय में वे प्रोफेसर भी थे। कार्बन कर यानी कि कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है? तो न्यूजीलैंड है। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में पाई जाती है और नहीं उड़ सकने वाली चिड़िया में सबसे छोटी कीवी है और सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाई जाती है और न्यूजीलैंड का चिन्ह भी कीवी ही है। ब्राजील की मुद्रा का क्या नाम है? तो ब्राजील की मुद्रा का नाम जो है सो रियाल है और उसके अलावा ईरान एवं कतर की मुद्रा का भी नाम रियाल है। ठीक है। इथोपिया की मुद्रा का नाम बिर है, रूस की मुद्रा का नाम रूबल है और इटली की मुद्रा का नाम लीरा है। नेक्स्ट प्रश्न। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो एक प्रकार का प्रोटीन वो छोड़ती है और देखिए मक्खी में शहद वाली जो मधुमक्खी होती है उसमें जो है एक प्रकार का क्या बोलते हैं, रानी मक्खी होती है और रानी मक्खी ये डिसाइड करती है, वही सबसे आगे चलती है और उसी के पीछे पीछे पूरा झुंड रहता है। एक बहुत बड़ी मधुमक्खी होती है जिसको रानी मक्खी कहा जाता है, रानी मधुमक्खी कहा जाता है। और मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। रेशम कीट पालन को तो सेरीकल्चर कहते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? आपको कमेंट करना है। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है। स्वर्णिम क्रांति का संबंध उद्यान कृषि से है और फलों के उत्पादन से भी है। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? तो रेड ड्रैगन था और कैप्टन हॉकिंग्स इसी जहाज से भारत आया था। तो इस प्रकार कैप्टन हॉकिंग्स भारत आने वाला पहला अंग्रेज हो गया। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। गंगा की सहायक नदी जो उत्तर की ओर प्रभावित होती है तो कौन सी है? तो सोन नदी है और सोन नदी में सोन नहीं जबकि बालू पाया जाता है जिसका रंग सोने जैसा होता है और सोन नदी उत्तर की ओर बहती है। कहां से? बिहार के रोहतास में प्रवेश करती है। क्लियर है? ऐसे ठीक है। अच्छा, बाकी ये जो गंडक है, घाघरा है, ये सभी बाएं से आकर मिलती है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है किसको? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वह राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना पद त्याग सकता है। सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो टोक्यो में होगा। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा केरल के बहुत बड़े त्रावणकोर के राजा थे और वहीं के चित्रकार थे और राजा रवि वर्मा द्वारा ही राधा जी का एक पेंटिंग बनाया गया और जिसमें जो साड़ी का वो डिजाइनिंग किए थे उसी साड़ी को बनाया गया, वो उसका दाम 30 लाख है। ये भी जान जाइए लोग। अच्छा, फणीश्वर नाथ राजा रवि वर्मा द्वारा दिए गए मान जो पेंटिंग बनाते थे तो उन्हीं के दिए गए पैसों से ही ये जो दादा साहब क्या नाम है इनका, पृथ्वीराज जो कपूर थे, राज कपूर के दादाजी, राज कपूर के पिताजी या जो हो पृथ्वीराज कपूर, तो राजा रवि वर्मा द्वारा मदद किए गए पैसों से ही वो भारत में फिल्म की क्रिया शुरू कर पाए थे। फणीश्वर नाथ रेड्डी द्वारा रचित है मैला आंचल। निर्वाचन आयोग को पद से कौन हटा सकता है? तो निर्वाचन आयोग को पद से कौन हटाएगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा ही हटाए जाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या होगा? जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है उसी प्रकार इनको भी हटाना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है कि नरोरा जो है ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में, कैंगा कर्नाटक में है, काकरापार गुजरात में है और कुडरगुनल तमिलनाडु में है। राज्यसभा क्या है? एक प्रकार का स्थायी सदन है और इसके 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष रिटायर कर जाते हैं और उतने ही सदस्य चुनकर चले आते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अच्छा, टाइगर वुड्स प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी हैं। हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं का माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता का मतलब क्या है? कि सर छोटा हो जाएगा किसमें? जीका वायरस में और एक प्रकार की एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होगा। डेंगू भी एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया ये मादा एनोफिलीज के काटने से होता है और फाइलेरिया जो है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। रेड क्रॉस का जो फ्लैग है, चित्र है, उस पर जो है
सफेद रंग की पट्टी पर लाल क्रॉस, और रेड क्रॉस का संस्थापक हेनरी ड्यूनॉट साहब थे, और 1863 में उन्होंने इसकी स्थापना जेनेवा में की थी, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका कार्य क्या है कि युद्ध से जो ग्रसित लोग हैं उनको मलहम पट्टी करना, और इसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है रेड क्रॉस को। और रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, जो हेनरी ड्यूनॉट का जन्म दिवस। अच्छा, ब्रह्मोस जो है वो एक प्रकार का टैंक गाइडेड मिसाइल है, बहुत तेज है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस के बारे में आप जानते हैं कि रूस की मस्कोवा और भारत के ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर ये बनाया गया है, और 18,000 मीटर की ऊंचाई पर 30 किलोमीटर दूरी पर अगर कोई चीज है तो उसको मार ही रहेगा ये। और पानी से, पनिया जहाज से भी, विमान से भी, कहीं से भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यही तो चीजें हैं जो इंडिया को एक नंबर में ले जा रही हैं। अच्छा, पीएच जो होता है, पीएच मान, उसका संक्षिप्त नाम है हाइड्रोजन की संभावना, और इसकी खोज सोरेनसन के द्वारा की गई थी। और पीएच मान 0 से 14 होता है, 0 से 7 तक क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, 7 है तो उदासीन हो जाएगा, और 7 से 14 के बीच क्षारीय हो जाएगा। और जल क्या है, एक प्रकार का उदासीन विलयन है। नेक्स्ट प्रश्न 84, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन, और इसका एसआई मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है। अच्छा, हेपेटाइटिस बी किससे होगा? तो विषाणु से होगा। छोटी माता जो है बेरियोला वायरस से होगा, और पोलियोमाइलिटिस यानी कि पोलियो रोग जो है ये विषाणु जनित है। नेक्स्ट, कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाएगी? कोको कोला में तो कैफीन पाई जाएगी। अच्छा, और इसमें 100 ग्राम कोला पेय पदार्थ में 8 mg जो है 8 मिलीग्राम कैफीन पाई जाती है, और इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए मिलाई जाती है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है कि पर रहित कीड़ा कौन है? यानी कि जिसमें पर नहीं है, तो सिल्वर फिश है, यानी कि पंख नहीं है तो सिल्वर फिश जो है पर रहित कीड़ा है। उड़ नहीं सकने वाला पक्षी कीवी है, न्यूजीलैंड वाला। अंग रहित रेंगने वाला जो है सांप है, जिसमें अंग नहीं है, रेंगता है। और अंग रहित पशु कौन हो जाएगी? मछली। नेक्स्ट प्रश्न कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मिल्क फीवर होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, और मिल्क फीवर जो है वो कैल्शियम की कमी से हो जाती है। ठीक है, मिल्क डिजीज। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा, गुस्सा जो डर है, गुस्सा और डर, ये एड्रेनलिन के कारण उत्पन्न होता है। साथी को आकर्षित करना, गंध ग्रहण की शक्ति, ये फेरोमेन्स के कारण होते हैं। कुत्ते को देखिएगा कहीं कहीं घूम घूम के ऐसे ही टांग उठा के हमेशा पेशाब वसाब करते रहते हैं, तो क्या है? फेरोमेन्स है। इंसुलिन ग्लूकोज का प्रकार है। इंसुलिन का क्रम श्रवण होगा तो ग्लूकोज शरीर में बढ़ जाएगा, चीनी हो जाएगा। चीनी की बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है, और भारतीय सबसे ज्यादा चीनी से ग्रसित हो रहा है। नेक्स्ट, एस्ट्रोजेन है जो एक प्रकार का महिला वाला हार्मोन है, स्तन वृद्धि को करता है। एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब महिला है। टेस्टोस्टेरोन जो है टेस्ट करता है कौन? पुरुष। तो टेस्टोस्टेरोन पुरुष न्यायोचित हार्मोन है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन थी, और मालवा मध्य प्रदेश में ही उज्जैन है।